Welcome to Commentary on 0 to 1, Chapter 1, Part 2. पार्ट 2 में ऑथर ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो फ्यूचर के बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। हम लोग हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। कोई खराब फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोचता। अब वो प्रोग्रेस को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक है हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोसेस और दूसरा है वर्टिकल। ना हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि उसे चीज़ों को कॉपी करके मल्टीप्लिकेशन होता है। और वर्टिकल प्रोसेस को ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ 0 से 1 है। मतलब जब कोई चीज़ का एक्जिस्टेंस नहीं है और आपने उसको बिल्ड किया तो वो है 0 से 1 जाना। और कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ढेर सारे उसकी कॉपीज बना के एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। एक मैक्रो लेवल पे यानी एक लार्ज स्केल व्यू पे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को आप ग्लोबलाइजेशन समझो। जैसे कि चाइना बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल था ग्लोबलाइजेशन का, जिसने चीज़ों को लिया और बहुत ज़्यादा उसको क्रिएट किया, बहुत मल्टीपल्स में, बहुत सस्ते में उसने उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड किया। चाइना ने हर चीज़ बेसिकली ये एक्सपेंशन हर चीज़ कॉपी करके किया। उसने रोड्स, एयर कंडीशनिंग, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिफेंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ तक के पूरे सिटीज़ तक कॉपी कर लिए, जिनको हम आज बहुत हद तक घोस्ट सिटीज़ भी जानते हैं। लेकिन उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट का मॉडल कंप्लीटली वेस्ट से कॉपीड है। लेकिन जब वर्टिकल प्रोग्रेस की बात आती है, जहां हमें एक्चुअली 0 से 1 यानी 0 यानी कुछ भी नहीं होने का स्टेट, और 1 जहां आपके पास एक कुछ चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, तो ये वर्टिकल प्रोग्रेस जब 0 से 1 जाता है, इसको ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। पर ये टेक्नोलॉजी का आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर, बस इसी तक लिमिटेशन सही नहीं है। टेक्नोलॉजी को इन्होंने डिफाइन किया है कि कोई भी नया तरीका या बेटर तरीका, कि जब हम किसी भी काम को करने की खोज कहते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन जो हॉरिजॉन्टल स्केल पे है और टेक्नोलॉजी जो वर्टिकल स्केल पे है, इसे ये दो डिफरेंट पैरामीटर्स बोलते हैं, कंप्लीटली दो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोग्रेस बता रहे हैं। तो इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास एक हो, दोनों हो, या दोनों में से कोई भी ना हो। इसके लिए ये अमेरिका का एग्जांपल दे रहे हैं कि 1815 से 1940 तक एक पीरियड था रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और रैपिड ग्लोबलाइजेशन दोनों होने का। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और किसिंजर्स के ट्रिप टू रीओपन रिलेशंस विद चाइना इन 1971 के बीच ये रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन 1971 के बीच ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में हुआ। यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि अभी कंटिन्यूड एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लोगों का ये मानना है कि सेम चीज़ चारों तरफ फैलेगी। यहाँ तक कि लैंग्वेज, यहाँ तक कि जो हम डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का इम्प्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी एक कुछ अचीव कर चुके हैं और डेवलपिंग नेशंस ऑलरेडी अचीव करने वाले हैं वो चीज़ को। लेकिन ऑथर पर्सनली इस बात से अग्री नहीं करते। उनके हिसाब से उनका कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन जो उन्होंने पार्ट 1 में पूछा था, उस क्वेश्चन के हिसाब से उनका आंसर ये है कि ज़्यादातर लोग जहाँ दुनिया को सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से डिफाइंड होगा, इन्हें टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिफाइनिंग लगती है। यानी हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं, वर्टिकल स्केल। कुछ नया क्रिएट करना वर्सेस कि कुछ क्रिएटेड है उसे मल्टीप्लाई करना। इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि अगर चाइना ने अपना एनर्जी प्रोडक्शन डबल कर दिया तो उसका एयर पोल्यूशन भी डबल होगा। अब अगर हम इंडियंस भी अमेरिकन की तरह रहने लगे, जिनका एनर्जी कंजम्पशन हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा पे, और हमारी पॉपुलेशन उनसे 4-5 गुना ज़्यादा है, तो ये दुनिया के एनवायरनमेंट के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। जो कि बेसिकली ये बात तो सही है। दे यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी while we Indians
हम लोग बहुत कम एनर्जी पर कैपिटा यूज करके रह रहे हैं। इनके हिसाब से कि अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हमने पूरी दुनिया को उसी करंट टेक्नोलॉजी पे ले आए, तो दुनिया में पूरी डिवास्टेशन मच जाएगी। लेकिन अगर हमें दुनिया को कुछ कहीं पे लाना है तो न्यू टेक्नोलॉजी इज अ मस्ट। इन्होंने फर्दर स्टेट किया है कि प्रीवियसली जो हमारे एंसेस्टर्स थे उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रेयरली होते थे। वो जनरली जीरो सम सोसाइटीज होते थे। मतलब टोटल वेल्थ वैल्यू यूजुअली काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होता था, जिसमें कुछ लोग अमीर बनेंगे तो दूसरे से लेके अमीर बनेंगे, एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स ही वो अमीर बन सकते थे। नेट आउटपुट बढ़ नहीं रहा है इसमें, और नेट आउटपुट बहुत रेयर चांसेस पे ही बढ़ता था। फिर ये बोल रहे हैं कि 10,000 साल के प्रिमिटिव मोड में रहने के बाद 16th सेंचुरी के बाद मॉडर्न वर्ल्ड सडनली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया, फ्रॉम स्टीम इंजन्स ऑफ 1760s टिल 1970s तक, जिसकी वजह से हम आज एक बेटर रिचर सोसाइटी में रह रहे हैं। बट दिस इज अ पॉइंट जो एक अमेरिकन के व्यू पॉइंट से लिखा गया है। प्रॉब्ली उन्होंने दुनिया में जो मैसिव मॉन्यूमेंटल वंडर्स है उनको नहीं देखा। इंडिया को भी सोने की चिड़िया बोला जाता था। अगर आप हमारे एंशियंट टेम्पल्स को देखो, स्पेशली जो साउथ इंडिया के हम्पी टेम्पल है या लिपाक्षी मंदिर है, अगर आप उसको देखो तो वो इमेंस साइंटिफिक नॉलेज से बने हुए हैं। इतना इमेंस साइंटिफिक नॉलेज बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नहीं हो सकता। आप राखी गढ़ी जैसे सिटीज का इन्वेंशन देखो, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराने हैं। क्या आज की कोई भी चीज, कोई भी मॉन्यूमेंट 10,000 साल टिकेगी? 1,000 साल भी नहीं टिकेगी। 100 साल टिक जाए तो हम उसे आज कोई भी मॉन्यूमेंट 100 साल भी टिक जाए तो हम उसे बहुत बड़ी बात कहेंगे। सो आई डोंट अग्री विथ ऑथर्स दिस पॉइंट कि 10,000 साल पहले नहीं कहा था, बट इट इज अ वेस्टर्न माइंडसेट। क्योंकि वेस्ट में अभी भी ये नैरेटिव चला आ रहा है बहुत लंबे समय से कि हम हमेशा प्रिमिटिव रहे हैं, एंड रिसेंटली 3-4 सालों में ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं। बट विद द रीसेंट बूम ऑफ सोशल मीडिया हमें ये मालूम है कि बहुत सारे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस जो कि वेस्ट ने क्लेम किए हैं कि 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने किया है। बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं जो पहले प्री एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम भी। सो आई डो नॉट अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ द ऑथर। आगे ये स्टार्टअप थिंकिंग के ऊपर बता रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी अगर आपको लाना है तो ये नए स्टार्टअप से ही आएगा। इसके लिए अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, बेसिकली जब यूरोपियंस ने अमेरिका में जाके सेटल हुए, वहाँ पे कॉलोनीज बनाई और ब्रिटेन से फिर एक आज़ादी ली उन छोटे कॉलोनीज ने, तो वहाँ पे उनके कुछ फाउंडिंग फादर्स थे, उनके बारे में बता रहे हैं कि फिर वो फाउंडिंग फादर से लेके इनके फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स के ट्रेटरस एट इन बिजनेस, ये हर चीज का एग्जाम्पल देते हैं कि हमेशा छोटे ग्रुप के लोग, मतलब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल साथ आते हैं एक मिशन के साथ, कुछ नया बनाने के लिए। क्योंकि ये बता रहे हैं कि न्यू बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ भी नया बनाना बहुत मुश्किल होता है, विच इज ट्रू। अगर आपने कभी भी किसी भी बड़े कंपनी के लिए काम किया है, चलाया है, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होते हैं। कुछ भी नया करने के लिए आपको बहुत परमिशंस वगैरह लेना पड़ता है। देयर इज नॉट मच स्कोप ऑफ इन्वेंशन। पर यहाँ पे इन्होंने बहुत एक अच्छी पॉइंट नोट की जो कि आज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत वैलिड है। ये बता रहे हैं कि जितने भी डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे लोगों के लिए ये बताना कि मैं वर्क कर रहा हूँ, इट बिकम्स अ बेटर स्ट्रैटेजी देन फॉर करियर एडवांसमेंट रादर देन डूइंग द वर्क। ये चीज़ें आपको बहुत सारे कंपनीज में देखने मिलेंगी, पर्सनली भी। आप याद करो, आपके कोई ना कोई कंपनी में ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो काम करने से ज़्यादा काम को डिस्क्राइब करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लगे रहते होंगे किसी का क्रेडिट चुराने के लिए या काम का फेलियर का ब्लेम किसी और पे डालने के लिए।
दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि अगर आप एक जीनियस हो लेकिन अकेले हो तो आप एक कोई बहुत बड़ा लिटरेचर लिख सकते हो, आर्ट क्रिएट कर सकते हो, पर उसके बेस पे इंडस्ट्री नहीं बना सकते। स्टार्टअप्स इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, जहाँ पे आप इतना छोटे तो हो कि आप कुछ नया बना सको, लेकिन आपके पास इनफ लोग हैं कि आप उसको एक इंडस्ट्री लेवल पे भी ऑपरेट कर सको। बेसिकली स्टार्टअप का एग्जांपल इन्होंने यही दिया है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू कैन कन्विंस ऑफ अ प्लान टू बिल्ड अ डिफरेंट फ्यूचर। किसी भी नई कंपनी की स्ट्रेंथ है उसकी न्यू थिंकिंग। ये बताते हैं कि इट इज अबाउट द क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क, और उसका आंसर्स देना है टू सक्सीड इन द बिजनेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। What follows is not a manual or record of knowledge, but an exercise in thinking. Because that is what a startup has to do: question received ideas and rethink business from scratch. Now, this is something जो हमें ना सिर्फ बिजनेसेस में, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, बल्कि अपने लाइफ के हर एरिया में करने चाहिए। एक्सरसाइज इन थिंकिंग, बेसिकली चीज़ों के बारे में डीप लेवल पे जाके सोचना। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लोग, हम में से ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स और इसमें फंसे हुए हैं कि हमने अपने वेकिंग मोमेंट वेकिंग टाइम का हर सिंगल मोमेंट बस ऑनलाइन रह के गवा दिया। हमारे ब्रेन को वो सोचने की कैपेसिटी के लिए टाइम ही नहीं छोड़ा। बट दैट कंक्लूड्स चैप्टर 1 ऑफ द बुक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आप इस बुक के इस चैप्टर से आपको क्या लगा। ऑथर की कौन सी बात से आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या फिर जैसा उसने कहा, अपने थिंकिंग कैप्स रख अपने थिंकिंग कैप्स पुट ऑन कीजिए। और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर छोड़िए। अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर छोड़िए।